किसने टेस्ट पेपर नहीं दिया? बाकी सबने दिया, 2 लोगों को छोड़ के। कैसा आया था बेटा पेपर? कैसा हुआ? अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ है? क्या करवा रहे थे हम, बताओगे कोई? कुछ सवाल दिए तो होमवर्क करने के लिए किए? क्या क्या आया कुछ बताओगे? कौन सा सवाल दिया था बेटा? कोई रिएक्शन दी थी? बताएं। क्या सवाल दिया था बेटा? है करा हुआ है? नहीं थे? दिखाओ। ये तो करवाया था दूसरा। पहला जो आपका सवाल था किस किसने किया है वो हमें बताएंगे। आपका AgI और ये सॉलिड में था बेटा। जब रिवर्सिबल रिएक्शन हुई थी हमारी Ag प्लस और इधर Cl माइनस, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना था? Kc ज्ञात करना था। ठीक है, ये भी हमारा एक्वस में और ये भी हमारा एक्वस में, मतलब जलीय। एक्वस का मतलब बेटा जलीय होता है। तो इसका Kc हमारा क्या आएगा? क्या निकाला आपने? हमने बताया था कि Kc जब आप निकालते हैं तो लिक्विड और सॉलिड का नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? Ag प्लस और Cl माइनस, केवल यही रहेगा। Cl एक्वस में माइनस, हमें तो कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा ना बेटा। आई, ठीक है। आई की जगह Cl Br, ठीक है, कुछ भी हो तो वो ही हो जाएगा। तो इसका कंसंट्रेटेड जो है आपका एक्टिव मास में इस तरीके से आएगा। ये किस किस का था? नहीं हो तो जल्दी से सही करो। फिर दूसरा आपका था एक CaO, सॉलिड में कैल्शियम ऑक्साइड। जी, इसका Kc और Kp, इसका Kc निकालना था। ठीक है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, जो आपका सॉलिड होगा और ये आपका गैस है। तो इसका Kp और Kc क्या आएगा? ये दिया था। यहाँ पर देखो बेटा, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ पर कोई लिक्विड भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सॉलिड है। लिक्विड और सॉलिड को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पे बल लिख देंगे। प्रोडक्ट की जगह पर बल लिख देंगे। जब यहाँ पर कोई गैसेस नहीं है, जब हम Kc निकालेंगे तो प्रोडक्ट की जगह पर बल लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है? केवल CO2। तो यहाँ पर आपका लिख देंगे CO2 का। ये आपका Kc निकल के आएगा। सेम कंडीशन Kp में भी यही रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे ऑलरेडी गैसेस ही लेंगे, मतलब और लिक्विड वगैरह नहीं लेंगे ना, वही। हाँ, Kc में गैसेस ही लेंगे, केवल लिक्विड और सॉलिड नहीं लेंगे।
इसीलिए हमने निकलवाने के लिए आप लोगों को होमवर्क में दिया था, जिससे कि आप सही से सीख जाएं। देन इसके बाद में कौन सा था बेटा आपका, ये था फिर C2S गैस में है, ठीक है, प्लस 4H2 CH4 मीथेन और 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और आपकी ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना दिया था, यूनिट निकालनी दी थी Kc की और Kp की, यही तो। और Kc की यूनिट के लिए फार्मूला क्या था बेटा, डेल्टा Ng, और Kp के लिए क्या फार्मूला था यूनिट का, एटमॉस्फेयर का डेल्टा Ng। अब इन रिएक्शन का Ng क्या होगा, डेल्टा Ng का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट था, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेन, कौन से, गैसियस वाले, यही तो था डेल्टा Ng। जब यहाँ पर अगर हम डेल्टा Ng बेटा जब निकालेंगे प्रोडक्ट का, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मोल और मीथेन का 1, टोटल कितना हो गया 3, और इधर कितना है 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन सल्फाइड, -5 बराबर कितना, -2 आएगा। जब यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर Kc का क्या लिखेंगे, m की पावर -2, बस ये लिखेंगे। सेम कंडीशन इसमें आ जाएगा, m की जगह पे एटमॉस्फेयर लिख देंगे और -2। इस तरीके से आपका निकल के आया, ठीक है बेटा। पीछे बॉयस यूनिट Kc और Kp की निकालोगे, समझ में आ गया। देखो एक रिएक्शन है, कोई सी भी रिएक्शन हो, ठीक है, Kc और Kp की यूनिट निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा m मतलब मोलर, मोलर की पावर डेल्टा Ng, और अगर प्रेशर के फॉर्म में आएगा तो m की जगह होगा एटमॉस्फेयर डेल्टा Ng, ठीक है। डेल्टा Ng निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने मोल्स हैं ये गैसियस के, ठीक है, प्रोडक्ट के, उतने में से रिएक्टेंट के घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। तब हमारा जितना डेल्टा Ng आएगा, यहाँ पर देखो मेथेन जो है, मेथेन का 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन सल्फाइड के 2, तो टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट के मोल्स, 3 हो गए, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, माइनस। अब हम रिएक्टेंट के टोटल मोल देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और कार्बन सल्फाइड 2, सॉरी 1, तो 4 और 1 5। मतलब ऐसे समझो कि अगर मल्टीप्लाई किसी पे नहीं है तो वो 1 रहेगा, इसका मतलब यही तो है, जैसे 4 × H2 तभी तो आया है 4H2, तभी तो आया है ये, ठीक है। 4 और 1 5, 3 में से -5 यानी कि जाएगा तो -2 आया, तो बस वहीं पे डेल्टा Ng की जगह पे हमने ये नंबर ऑफ टोटल मोल्स रख दिए, वही हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए वहीं पे जहां पर आप लोगों ने लिखे थे। लोगों का पेपर कैसा हुआ, तीनों में सही हुआ। जो कराने के दिन जो कराया था उससे संबंधित था या अलग से था, अच्छा क्वेश्चन तो अभी होता है। और कौन सा था बेटा सवाल, वैल्यू
अच्छा क्या बड़ा है क्या छोटा है? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स के अकॉर्डिंग निकालना था ना, आपने निकाला कौन सा वाला आया? मतलब क्वेश्चन तो एक है, उसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा केपी बड़ा है केसी से, ये बताओ। केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। जहां पर डेल्टा एन जी का मान 0 आएगा वहीं भी बड़ा होगा। अभी बता दे रहा था, हो गया बेटा ये। फिर आपका एक सवाल था बेटा, केपी केसी आर, मतलब ये रिएक्शन है 4 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2NH3, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी। दूसरा आपका हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और आपका बन गया 2HI। तीसरा 2SO2 प्लस O2 वॉइस क्या होगा सर? 2SO3 और फोर्थ था आपका N2O4 और 2NO2। इसमें केपी, इसमें इन 4 रिएक्शन में से हमें सिर्फ ये दिखाना है कि केपी बड़ा होगा किस वाली रिएक्शन में, केसी से। और आपका इसमें जो आपका फार्मूला था केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी, ये वाला फार्मूला था। करो, कोशिश करो जल्दी, सबकी कॉपी पे होना चाहिए। नहीं, जल्दी कोशिश करो। इसके हमने कंडीशन भी लिखवाई थी। हमने 4 कंडीशन लिखवाई थी बेटा। फार्मूला निकला हुआ है, इसमें से डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ। अच्छा, इसमें डेल्टा एन जी बताओ बेटा, 4 में डेल्टा एन जी पहले वाले में क्या आएगी? कितना आएगा? प्रोडक्ट के एन कितने हैं? माइनस रेक्टेंट के बॉयस इधर से बताओ, चारों। ऊपर वाली रिएक्शन जो दी हुई है उसमें ये रेक्टेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? तो रेक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? कैसे हो गए 8 भाई? यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं और नाइट्रोजन टोटल कितने हैं? नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं? अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 है तो ये क्या है? बताओ।
ये नाइट्रोजन आइटम है और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, और N2 की पोजीशन वहां पर कितनी है? एक ही तो है, तो यहाँ पर एक काउंट करोगे, और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो 3 और 1 कितना हो गया? बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पर 4 ही तो करोगे। अब 4 में से 2 जाएगा या 2 में से 4 जाएगा? माइनस का 2 आएगा, डेल्टा Ng का मतलब -2। तो इसका मतलब देखो बेटा यहाँ पर क्या है? डेल्टा Ng क्या है? ये डेल्टा Ng 0 से कम है या ज्यादा है? 0 से कम है, तो ये लगेगा इस वाली रिएक्शन में। ठीक, दूसरी वाली रिएक्शन में इधर वाले तीनों बॉयज बताओ कितना कितना आएगा? प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? ठीक है, तीसरी वाली में बताओ तुम दोनों बॉयज, डेल्टा Ng, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हो जाते हैं। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं और रेक्टेंट के कितने हैं बेटा बताओ? तुमसे नहीं पूछा था, हमारी भी बारी आएगी। पीछे, सबसे पीछे बॉयज, हाँ बताओ। रेक्टेंट के टोटल मोल्स कितने हैं? तो कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? डेल्टा Ng 0 से कम है। लास्ट वाला देखो, अब बताओ बेटा आप। 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी कि डेल्टा Ng बड़ा है 1 से और 0 से। आपके 4 केसेस थे, अगर आपका डेल्टा Ng 0 वाला है तो Kp = Kc, ये था। और जब डेल्टा Ng कम आएगा तो इसका मतलब क्या है कि Kp हमारा क्या है? छोटा है Kc से। और जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो Kp बड़ा होगा Kc से। तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर था। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। आपके एक क्वेश्चन में देखो 4-5 आंसर होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा Ng बराबर है तो Kp = Kc बराबर रहेगा। डेल्टा Ng अगर बड़ा है 0 से तो आपका Kp का मान बड़ा रहेगा। डेल्टा Ng का मान अगर कम है 0 से तो Kc बड़ा रहेगा, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। अगली बार जब टेस्ट होगा तो इन कंडीशन के बेस पर एक क्वेश्चन होगा। डाल लो बेटा, बाद में फिर तुम बताते नहीं हो। कॉपी पे होना चाहिए, सबकी कॉपी पे, जितने भी लोग बैठे हुए सबकी कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए।
हो गया? और भी कोई सा था बेटा? एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया? ठीक। फाइंड केपी अपॉन केसी, ठीक है? और केपी आपका एटमॉस्फेयर में है और केसी आपका मोलर पे इक्वल टू 3। यहाँ पर बेटा केपी और केसी की वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना। फॉर ये एक रिएक्शन है आपकी SO2 Cl2 SO2 और Cl2, ठीक है? इस रिएक्शन के लिए Kp अपॉन Kc का मान आपका 3 है, ठीक है, वैल्यू। तो इसके लिए आपको K का मान T टेम्परेचर ज्ञात करना है, किसमें? केल्विन में। नीचे K लिखा हुआ है, इसका मतलब केल्विन में, ठीक है? सॉल्व करो हम लोग। इससे पहले इसका फार्मूला लिखा हुआ था, Kp बराबर Kc वाला फार्मूला लगाओ। RT जल्दी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी बेटा उतना ही समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल कम होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रहेगा। पेपर में थ्योरी जो चैप्टर है, जिस चैप्टर से बच्चे रहेंगे वो लगेंगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? Kp बराबर Kc वाला रिलेशन लगाओगे, RT की पावर डेल्टा Ng, ये वाला रिलेशन लगाओगे। तो सबसे पहले क्या आप कैलकुलेट करोगे? तो डेल्टा Ng कितना आया? कितना आया डेल्टा Ng तुम्हारा, बताओ बेटा। ठीक है, अब वहीं पे मान करके कोशिश करो। Kp अपॉन Kc का मान आपका 3 है। R और T की वैल्यू आपको नहीं रखनी है कहीं, ठीक है? आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप केवल वैसे मान बताइए, R की वैल्यू मत रखिएगा। इसके आगे करिए, हमारे लिए T याद करना है, ठीक है? T याद करना। क्वेश्चन में देखो कोई सी भी वैल्यू नहीं दी हुई है, केवल Kp अपॉन Kc दिया हुआ है। इसके लिए आप Kp अपॉन Kc बराबर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बताओ। ये डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसका मतलब RT की जगह पे क्या लिख दोगे? 1। और ये क्या है? 3, ये तो है, यानी कि Kp अपॉन Kc बराबर RT की वैल्यू 1। तो यानी कि 3 बराबर RT 1। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 3/R हो जाएगा, किसमें? केल्विन में। समझ में आया?
डेल्टा एन जी की वैल्यू जो आपकी 1 निकली हुई है, ठीक है, डेल्टा एन जी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल 2 और इसका एक बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फार्मूला आपका ये था, Kp अपान Kc लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे आ गया RT बचा, डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारी 1 निकली, तो इसकी जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक है। Kp और Kc की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 रख दिया Kp और Kc के स्थान पर, और RT की पावर 1। अब इसमें T की वैल्यू निकाल रहा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RT 1 है तो 1 को नेगलेक्ट, फिर T बराबर 3 अपान और केल्विन में है तो यही तो है 3 अपान के R, ठीक। इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट सवाल दे, कोशिश करना घर से लेके करके लेके आना, इसी का ये फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी का करते हैं, ठीक है। ज्यादा चार्ज हो गया जी। ये बेटा आप लोग घर से करके लाइएगा। The Kp for the reaction at 191 degree centigrade is 1.24. Find Kc, ठीक है। B सॉलिड में है प्लस 3/2 F2, और ये गैस है, और ये आपका हो गया BF3 गैस में। ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन से आपको Kp की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड क्या करवा रहा है, Kc। Kp की वैल्यू दी हुई है, Kc ज्ञात करवा रहा है। इसमें R की वैल्यू आपको लगानी नहीं है, क्या बात है? मैं बरोबर नहीं था, ठीक है। और सिस्टम को आती है, वो तो तुमसे पहले आ रही है, तो उससे लो। तुमने पूछा था अपनी सिस्टर से एक भी बार? देखो बेटा, इस रिएक्शन में लिखा है कि V आपका सॉलिड है, बोरान, ठीक है। 3/2 क्लोरीन, VF3 गैस में बनता है। Kp की वैल्यू दी हुई है 1.24, और टेम्परेचर आपका 191 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। Kc की वैल्यू निकालनी है, जो फार्मूला अभी निकला था इसी फार्मूले से आपको निकालना है, ठीक है। R की वैल्यू आप लगाना मत, केवल R अपनी जगह पे रखें, ठीक है। फिर इसके बाद में बेटा आपका आता है एप्लीकेशन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वाले आपको कराना है। जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ
प्रोडक्ट और रेक्टेंट ये साइड करवा दिया था पिछली बार, ठीक है। एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ मैं आपको। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रेक्टेंट, कोई सी भी अगर आपकी रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है, किसी भी प्रकार की रिएक्शन होती है उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक रेक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपका K मतलब K का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर वह आपका इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है, और R की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है आपका स्टेबल होगा। इसके अपोजिट जब K की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, Kc, ठीक है, यानी कि Kc यहाँ पर लिखेगा, तब आपका जो प्रोडक्ट है वह डिक्रीज होगा और आपका रेक्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंट जो है स्टेबल होगा, ठीक। यानी कि सीधा सीधा अगर आप लिखेंगे तो आप K से अंदाजा लगा लेंगे कि K इंक्रीज तो प्रोडक्ट स्टेबल, और K इंक्रीज डिक्रीज तो रेक्टेंट स्टेबल। इसको लिख लेंगे कि समझ में आए आपको कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है K के साथ में, ठीक है। अगर Kc इंक्रीज हो रहा है, Kc मतलब सांद्रता, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा और रेक्टेंट कम होगा, इसका मतलब स्टेबल क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर वैसे आप समझोगे तो डायरेक्ट K से भी आप लगा सकते हो। ये है आपका एप्लीकेशन। फिर दूसरा एप्लीकेशन इसका आएगा, इसका एग्जाम्पल भी हमने बताया था, आपका 2 पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है। Kc की अगर वैल्यू दी हुई हो इस तरीके से, जैसे कि आपका 2x को एक रिएक्शन है, ठीक है, X2 प्लस O2, और इसके लिए K1 का मान अगर दिया हुआ है 10 की पावर 24, और दूसरा हमने आपको बताया था 2x O2 X2 प्लस 2O2, और K2 की वैल्यू है आपकी 2.5 गुणे 10 की पावर 10 माइनस में या प्लस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी के आधार पर आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट स्टेबल है या रेक्टेंट स्टेबल है। यहाँ पर देखोगे तो आपका K1 बड़ा है क्योंकि ये प्लस 10 है, ये 10 की पावर 24 है, 24 ज्यादा होगी, चाहे 2.5 की जगह 5 लग जाए या 8 लग जाए, यही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, K1 बड़ा है किससे, K2 से, और K1 में क्या आ रहा है, अब K1 बड़ा है K2 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि K2 में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है क्या चीज, K डिक्रीज हो रहा है तो क्या स्टेबल होगा, K डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा या रेक्टेंट है, तो रेक्टेंट क्या है, मतलब इसका वैल्यू जो डिक्रीज हुई तो यहाँ पर हुई ना डिक्रीज होके, मतलब 1 से सेकंड वाले पे आए तो वैल्यू हम सेकंड वाले की लेंगे, तो रेक्टेंट सेकंड वाला क्या है, तो XO2 जो है हमारा स्टेबल है, मतलब बड़ा भी है, स्टेबल है किससे, XO से, ये ठीक है। यहां से हमने पता लगाया कि K की वैल्यू जो है ज्यादा है तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ठीक है, और K अगर कम है तो हमारा रेक्टेंट स्टेबल होगा। पहली रिएक्शन में K की वैल्यू ये दी हुई थी, दूसरी रिएक्शन में आपकी ये दी हुई थी, मतलब पहले स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो K की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, मतलब रेक्टेंट कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो रेक्टेंट स्टेबल होगा ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना होगा, तो इसलिए XO2 जो है वो स्टेबल है किससे, XO से। स्टेबिलिटी का आपका इस तरीके से क्वेश्चन है।
किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी, दो रिएक्शन दी हुई होगी, या रिएक्शन नहीं दी हुई हो तो केवल वैल्यू दी हुई होगी। ये Kp की वैल्यू, जैसे आपका ये है यहाँ पर Kp की वैल्यू कैसे निकालना है, आप की जगह आप रहने देना और T की जगह पे T की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर इसमें Kp में लगाओगे तो उसमें ठीक है, R की वैल्यू को बदल करना तो और अलग आंसर आएगा। समझ आया? इस तरीके से आपके होगा। इसी को देखो, हमारी रिएक्शन एक पहली रिएक्शन ये आई है, इस रिएक्शन से रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं किसकी, प्रोडक्ट की तरफ आए, तो इसका जो कंसंट्रेशन जो हमारी वैल्यू आई है वो आपकी ये है। ठीक, अब यहाँ से हम जा रहे हैं किसी दूसरी वैल्यू पे, हमने दूसरा पॉइंट, दूसरी स्टेप पकड़ी, फर्स्ट स्टेप से दूसरी स्टेप से, मतलब ये आपका स्टेप फर्स्ट से हम आ रहे हैं स्टेप सेकेंड पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू है 10 की पावर 24, सेकेंड स्टेप पे हमारी वैल्यू है 2.5 × 10⁻10। ठीक, मतलब कि हम कम हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप से दूसरी स्टेप पे जाने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में प्रोडक्ट सेम है इसलिए यहाँ को नहीं ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब यहाँ से जो डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखो X2 O2 O2। ठीक है, अब 10 की पावर 24 ही ज़्यादा है, हम यहाँ से जब यहाँ पर आए तो कम हो रहा है। अब इसमें कौन सी स्टेबल है, हमने यही तो कहा था जो चीज़ बढ़ रही है वो चीज़ स्टेबल होगी, जो कम हो रही है वो अनस्टेबल होगी। अब यहाँ से यहाँ तक आए ना, ऊपर वाला कम हुआ तो ये अनस्टेबल, नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है तो ये स्टेबल, यही तो कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो X से कम हो रहा है तो ये अनस्टेबल और XO2 स्टेबल, क्योंकि रिएक्टेंट कम स्टेबल जब होगा जब हम K की वैल्यू कम होगी, जब K की वैल्यू कम होगी मतलब 10 की पावर 24 से कम आ रहे हैं, तब हमारा रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, दो रिएक्टेंट को मिलाकर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। जब प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा, ऐसे समझ लो जैसे मोल, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट ज्यादा थे तो माइनस में आ जा रहा था, है? हो गया बेटा? फिर इसके बाद में आपका आता है रिएक्शन क्वोशिएंट, जिससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। आप ये लिखिए, इसके बाद ये लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अब हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्वोशिएंट या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम Q से दर्शाते हैं, QC। कंसंट्रेशन के लिए Kc इक्विलिब्रियम और रिएक्शन क्वोशिएंट के लिए QC। इसमें जैसे कि हमने मान लो एक रिएक्शन दी है, इसके लिए Kc बेटा क्या रहेगा बताओ? ये सभी गैसेस सामने हैं,
इसके लिए कैसे की निकालेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा बेटा। केसी की वैल्यू यही तो आएगी, और ये वैल्यू हमारी किस बेस पे आई, क्योंकि हमारी क्या है ए बी अपोस्टल में आपका कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन टी इस पे है, एट इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम पे होते हैं तभी तो हम केसी कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसी तरीके से तो लिखते हैं। जब रिएक्शन कोई सी भी हमारी किस में होती है, इक्विलिब्रियम पे। फिर जब हम क्यूसी की वैल्यू बेटा लिखते हैं इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें जो आपकी ये वैल्यू है कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन सी एंड कंसंट्रेशन डी नॉट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पर किसी का वैल्यू नहीं होती है, ये अंतर होता है। जब इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, कंसंट्रेशन निकालने को होगा, मतलब अपान में जैसे 1/3 इस तरीके से, तो वहां पर क्यूसी आएगा। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं, इसीलिए लिख दिया है कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी और कंसंट्रेशन सी डी नॉट एट इक्विलिब्रियम। इसकी तो अभी एक क्लास बेटा छूट गई, बारिश की वजह से, ठीक है। अब इसके 3 केस बनते हैं बेटा। केस 1 का मतलब आपका ये है कि क्यूसी जो वैल्यू है बड़ी होगी केसी से। जब क्यूसी की वैल्यू बड़ी होगी केसी से, तो आपकी रिएक्शन जो होगी will be backward direction। बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन जब क्यूसी की वैल्यू, ये यहाँ पर पता कौन सा रिलेशन आ रहा है बेटा, के सी बराबर 1/k-c, तभी तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। मतलब प्रोडक्ट से हम जा रहे हैं किधर, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका मतलब है 1/, पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमारी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी केसी से। यहाँ पर रिएक्शन का पता होगा। आपके जो क्वेश्चन है उसमें आएगा कि विच रिएक्शन इज, मतलब कौन सी डायरेक्शन पे है दर्शा रही है, रिएक्शन दी हुई होगी, उसमें केसी की वैल्यू या क्यूसी की वैल्यू होगी, तब आपको बताना पड़ेगा। रिएक्शन अभी इसके सवाल करवाएंगे। दूसरा केस बेटा, जब क्यूसी की वैल्यू जो होगी आपकी छोटी होगी केसी से, तब आपका फॉरवर्ड जो रिएक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगा आपका, रिएक्शन will proceed in forward direction, ठीक है। क्योंकि केसी ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में ही तो है जब केसी की वैल्यू होती है, निकलती है। यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम होगा तो केसी की वैल्यू आएगी, इसीलिए लिखा है।
जब दोनों वैल्यू बराबर होगी। जब केसी की वैल्यू ज्यादा होगी हमारी तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब दोनों बराबर होंगे इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ये इसके 3 केसेस हैं। अभी आपको सवाल करवाएंगे, समझ में आ जाएगा इसका। क्योंकि जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उससे संबंधित सवाल जब आएगा एकदम तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का सवाल आता है। हो गया। हमें रिएक्शन की जो कंडीशन है, डायरेक्शन, दिशा है, वो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगी। इससे हमें पता चलेगा। जैसे हमने Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng फार्मूला तो देखा था, लेकिन जब हम डेल्टा Ng का हमें निकलता था तब हमें रिएक्शन पता चल जाती थी, आंसर Kp या Kc का आ जाता था। बस इसी तरीके से हमें सिर्फ ये 3 कंडीशन को फॉलो करना है। बाकी रिएक्शन चाहे कैसी भी हो, कोई सी भी हो, उससे हमें कोई ओके। नोट डाउन बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड QC एंड predict the direction of इक्विलिब्रियम। रिएक्शन आपकी ये है 2SO2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन है। इसमें Kc की वैल्यू दी हुई है 278 प्रति मोल, ठीक है। इसमें 0.001 मोल ऑफ each of the SO2, O2 and SO3 are mixed in a 1 liter glass। ये क्वेश्चन है आपका। 1 लीटर फ्लास्क में, नोट करिए पहले जल्दी से।
क्या। ऐसे बल्ले बेटा, ये सब बातें बाद में करेंगे। केसी की वैल्यू बेटा दी हुई है, क्यूसी निकालना है। और अभी हमने पीछे वाले पे आपको सब लोगों ने उतार ही दिया होगा कि क्यूसी किस तरीके से लिखते हैं रिएक्शन का कंसंट्रेशन फॉर्म में। तो बस आपको पहले कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखना है। इसको हम क्यूसी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, SO3 की पावर 2 आएगा अपान में SO2 कंसंट्रेशन पावर 2 और O2 ओनली के। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड क्यूसी, हमें क्यूसी ज्ञात करना है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, हमें प्रेडिक्ट करना है कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है या इक्विलिब्रियम में है। ठीक, रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में केसी की वैल्यू दी हुई है और इसमें साफ साफ बोल रहा है 0.01 मोल ऑफ ईच ऑफ द, ईच का मतलब प्रत्येक, SO2 O2 और SO3 की वैल्यू क्या रहेगी 0.01। तो यहाँ पर देखो SO3 की 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर और 0.001, यही तो है। ठीक है, इससे ये कट गया। अब आपका बचा क्या 1/0.001, मतलब कि पूरा आ गया 1000। क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1000 और केसी की वैल्यू क्या दी हुई है 278। अब क्या बड़ा है, क्यूसी बड़ा है केसी से, क्यूसी बड़ा है क्योंकि क्यूसी हमारा 1000, केसी मात्र 278 और हमारा जब क्यूसी बड़ा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है और इस इक्विलिब्रियम में चैप्टर में बस ऐसा ही है, आपने शायद देखा भी होगा। सवाल देख के घबराना नहीं है। किसी को समझ में ना आया हो तो बेटा बताए, और नहीं आया खड़ा करना। जैसा कि हमने आपको बताया रिएक्शन दी हुई होगी, वैल्यू भी दी हुई होंगी। ठीक है, रिएक्शन और वैल्यू दी हुई होंगी, हमें सिर्फ क्या बताना है कंडीशन जो आपकी 3 दी हुई है उन कंडीशन के बेस पे हमें बताना है बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन या इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। क्योंकि आपके अगर यहीं पे आपके ऑप्शन बनेंगे बेटा, ध्यान दो सभी लोग, अगर यहीं पे आपके 4 ऑप्शन बनाएंगे तो पहला ऑप्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, दूसरा फॉरवर्ड डायरेक्शन, तीसरा इक्विलिब्रियम और चौथा नॉन ऑफ द अबव, जो कभी होगा नहीं क्योंकि रिएक्शन है तो कोई ना कोई सा डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपके ऑप्शन बन जाएंगे। ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, सवाल आपको वैसे करवा रहे हैं समझाने के लिए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं करते। सेम इसी तरीके से आप केपी और क्यूसी, तो क्यूसी की जगह क्यूपी भी कर सकते हैं। जब केसी बराबर केपी हो सकता है
वैल्यू बराबर थी, इसी तरीके से आप डिनोट करते थे तो QC का भी QP कर सकता है, सेम रहेगा। हो गया? क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से उतार लो, इससे घर से करके लेके आना, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। ये रिएक्शन है आपकी प्लस 1/2 Br2, इसमें Kp की वैल्यू बेटा दी हुई है 0.15 एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें NOBr डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, NO और Br2 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.4 एटमॉस्फेयर और 4 एटमॉस्फेयर। तो आपको क्या याद करना है? QP और डायरेक्शन। ठीक है, थ्योरी हमने नहीं लिखी है, इस रिएक्शन की थ्योरी नहीं लिखी है, रिएक्शन लिख दी है, वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है ये आप लोग ऐसे करके लगेगा। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट चलता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसे आप कर लो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन को बढ़ाना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसके भी देखो केस होते हैं। एक रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट होगा, ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा। सीधा सिंपल सा है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और कंसंट्रेशन R की, अगर यहाँ पर Kc जो दिया हुआ है 10 की पावर 3 से बड़ा है, ध्यान देना, डायरेक्ट कंडीशन बता रहे हैं हम। अगर आपकी Kc की वैल्यू जो है 10 की पावर 3 से बड़ी है, तब आपकी जो रिएक्शन होगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट on the range of completion। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन इसकी, अगर आपका जो प्रोडक्ट है अपॉन रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन Kc इसका डिग्री 10 की पावर 3 से कम है, तब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। पहली कंडीशन हो गई आपकी ये, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन में अगर Kc जो है, ठीक है, 10 की पावर 3 से कम है पहली वाली में देखो, और दूसरी वाली में क्या है, बीच में है इन दोनों के, रिएक्शन इज बिटवीन
रिएक्शन इज इन बिटवीन। ये 3 कंडीशन है। सीधा सीधा अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रेंज किसके रेंज में पहुंच गई, कंप्लीशन के रेंज में पहुंच गई। ठीक है, अगर आपकी 10 की पावर -3 से कम है, मतलब 10 की पावर -4 आ रहा वैल्यू Kc की, 5, 8, 10, 15 माइनस में जितनी भी आ रहा है इससे कम है, तब रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं अभी क्वेश्चन बता दूंगा आपको। और अगर बीच में है तो रिएक्शन इज इन बिटवीन, तो रिएक्शन बीच में है, स्टार्ट हो गई है, कंप्लीट भी नहीं है, बीच में है। देखिएगा ऊपर वाला हो गया बेटा। इसी का ही क्वेश्चन लिखा है बेटा, जो आपके समझ में आएगा। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for a particular reaction is 1.6 into 10 to the power 12, then at equilibrium, then तब इक्विलिब्रियम पर the system will be contained, यानी कि जो सिस्टम होगा will be contained। कोई सी भी रिएक्शन हम कराते हैं तो ऑपरेटर्स में कराते हैं, किसी सिस्टम में तो कराएंगे, तो वही बात हो रही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका मोस्टली प्रोडक्ट भी रहेगा, मोस्टली रेक्टेन सी रहेगा, सिमिलर अमाउंट ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आर और बी के लिए हमने रेक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिया है, ठीक है। और डी रहेगा आर रेक्टेंट। ये 4 ऑप्शन है। इस कंडीशन में देखो बेटा, आपको एक बात पता चल रही है, P अपॉन R कंसंट्रेशन वैल्यू है, जिसमें Kc की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑन द रेंज ऑफ कंप्लीशन, रिएक्शन जो है सिस्टम में कंप्लीट हो चुकी है। जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट is more greater than रेक्टेंगल। कॉमन सी बात है, वैसे आप समझ नहीं पाओगे। जब हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर शरबत बनाओगे, चीनी को पानी को एक डालोगे, फिर घोलोगे, स्टार्ट हो गया आपका। जब घुल जाएगा पूरा तब हमारा शरबत बन जाएगा। आप उसको शरबत बोलोगे, ना कि बोलोगे पानी, और ना बोलोगे चीनी है, तो वो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। तो प्रोडक्ट मोर ग्रेटर देन रेक्टेंगल, ठीक है। जब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट स्टार्ट, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, मतलब आपने पानी में डाल दी चीनी और फिर स्टार्ट कर रहे हैं,
तब तो दोनों चीजें हैं, शरबत अभी तक नहीं बना है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए रिएक्टेंट क्या रहेगा, मोर ग्रेटर देन प्रोडक्ट, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की बात हो रही है ना कि कंप्लीट। इसी रिएक्शन में देखो अब बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, ये पार्टिकुलर रिएक्शन मतलब अलग रिएक्शन कोई सी भी है, ठीक है, उस रिएक्शन की वैल्यू जो Kc है हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, तो सिस्टम विल बी कंटेन, जो जिस सिस्टम में रिएक्शन हो रही है वो सिस्टम कहा जाएगा, बताओ क्या आएगा, मोस्टली प्रोडक्ट, मोस्टली रिएक्टेंट, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या ऑल रिएक्टेंट, मोस्टली प्रोडक्ट। गुड, क्योंकि यहां पर देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है हमारी ज्यादा है 10 की पावर 3 से, हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, वैल्यू Kc की वैल्यू हमारी जो दी हुई है वो 10 की पावर 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते बेटा तो हमारा ये बात है, और फिर ये थ्योरी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्शन में प्रोडक्ट कब होंगे और रिएक्टेंट कब होंगे, विशेष करो सब समझ में आएगा। ये तो रिएक्शन को देखते हैं बता दो ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए कुछ नहीं, तो ये नोट करो। अच्छा बाहर गैस वाला होता हो गया बेटा, ये नेक्स्ट करवाएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ Kc। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं और क्यों है, ठीक है। यहाँ पर पहला फैक्टर आपका आएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर में यहाँ पर देखो बेटा एक रिएक्शन आती है लॉ K2/K1 डेल्टा I 2.303 R और टेम्परेचर आएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2। जब टेम्परेचर में चेंज होगा तभी तो रिएक्शन में चेंज होगा, और जब रिएक्शन में चेंज होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि टेम्परेचर से रिएक्शन में अफेक्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेंज किसी चीज का होगा, अगर टेम्परेचर यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस या केल्विन करते हैं, तो उसमें अगर चेंज हो रहा है तभी तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर से प्रभावित हुई है ये रिएक्शन। तो वहां पर आपका ये वैल्यू पुट होगी। और रिएक्शन हमारी जो टेम्परेचर के बेस पे कितने प्रकार की होती है बेटा, टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शन हमारी कितनी प्रकार की होती है बताओ। यहाँ पर हम पहले जो वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप लोग अपना लगाइए। T1 इसमें केल्विन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, K1 T2 केल्विन के लिए, K2 ये जो वैल्यू है वो T1 और T2 के अकॉर्डिंग है। R बेटा क्या है आपका, गैस कांस्टेंट होता है, और गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी होती है, एक जूल में, और कैलोरी में, जूल में क्या होती है 8.314 होती है जूल प्रति केल्विन, केल्विन मोल। और इसको जब मल्टीप्लाई सीधा सीधा करेंगे तो 25.3 से कर देंगे सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है।
आप अगर पॉइंट में नहीं कर पाओ तो उसके लिए 25/3। अगर यही वैल्यू आपकी कैलोरी में आए, आर की वैल्यू कैलोरी में, तो आपको 2 से करना है। मोल प्रति केल्विन या केल्विन प्रति मोल बात है, ठीक है, ये लिखना है। और डेल्टा एच जो रिप्रेजेंट हुआ है ये हीट के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन। इसी के आधार पर हम बताएंगे कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब हमारी डेल्टा एच की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी तब कौन सी रिएक्शन होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ। पॉजिटिव में एंडोथर्मिक और नेगेटिव में एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जब आपका क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तब आपका के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन आएगी इसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो के जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। K2 और K2 की वैल्यू यहाँ पर बेटा ऐसे लिखना, इसी के आगे केस बना के हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगी, ठीक है, तो हमारा डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, मतलब T1 जो होगा T2 से छोटा होगा। T1 जो है हमारा T2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका लॉग K2/K1 इक्वल टू माइनस नेगेटिव की अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव की, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बताओ। तो लॉग K2/K1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पर जो है K2 कम है किससे, K1 से, इसलिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, तो आपका इक्विलिब्रियम काउंट जो होगा डिक्रीज होगा। कब, जब K1 बड़ा होगा K2 से। दोनों में देखो विपरीत है, यहाँ पर T2 ज्यादा है तो समझना K2 कम होगा, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसी का केस 2 देखोगे बेटा, जब आपने T1 और T2 दोनों ज्यादा लिया, जैसे फर्स्ट में भी लिया, बट आपने क्या करा है, K2/K1 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ लो। तब यहाँ पर log K2 क्या आएगा, log K2/K1 पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब K2 बड़ा हो गया, यहाँ पर K2 छोटा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, K2 आपका बड़ा है K1 से।
ठीक है, K2 बड़ा है K1 से, तब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम काउंट इंक्रीज, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम काउंट इंक्रीज जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इस केस में देखो अंतर इतना है, सेम वैल्यू ली है T1 T2, T2 बड़ा है T1 से, बट यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों की रिएक्शन की है, तब हमारा K2 जो है वो छोटा होगा K1 से, ठीक है, तब इक्विलिब्रियम काउंट डिक्रीज, जब K2 बड़ा होगा K1 से तब इक्विलिब्रियम काउंट इंक्रीज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जानते हो आप लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, T2 आपका बड़ा रहेगा T1 से, ठीक है, इसमें भी T2 बड़ा है T1 से, क्या अंतर आएगा कि K1 बड़ा होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम काउंट डिक्रीज और टेम्परेचर दोनों में इंक्रीज रहेगा, और इसमें K2 बड़ा रहेगा तो इक्विलिब्रियम काउंट इंक्रीज। सिर्फ ये डिफरेंस है, इसीलिए लिखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ Kc पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर पर Kc का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब K पर प्रभाव पड़ रहा है, किसका, टेम्परेचर का, इंक्रीज दोनों का कर रहे हैं, बट यहाँ पर बड़ा और छोटे के वैल्यू के बेस पर हमें डिक्रीज और इंक्रीज किस पे, कंसंट्रेशन पे, ये बता रहे हैं। हो गया, एक इसी का आज का लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसके बेस पे काफी सवाल आते हैं और आप काफी बार भटक जाओगे। हो गया बेटा, ये तो हो गया मतलब आपका। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से व्यक्त करते हैं आप, शॉर्ट में हम इसे DOD कर दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में DOD। इसका सीधा सिंपल सा एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल्स dissociated upon initial mole, मतलब प्रारंभ में जो भी मोल दिए गए हों या लिए गए हों, सिर्फ उनकी बात होगी। अगर यहीं पे हम निकालें परसेंट DOD, तो इसी फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ moles dissociated और initial moles multiply 100,
अगर हम परसेंट की बात करेंगे तब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैसे केवल बात करेंगे तो आपका फार्मूला ये रहेगा। जैसे कि मान लो ये हमारी एक रिएक्शन है ए से बी तक, ठीक है, ये रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है। प्रारंभ में हम इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए क्या, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर हम करेंगे प्रारंभ में एन बराबर एन आई का मतलब इनिशियल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इनिशियल मतलब प्रारंभ में अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर 0, क्योंकि अभी प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट से कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम में 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x आएगा 1 माइनस एक्स, हमने यहाँ पर माइनस एक्स, क्योंकि ये x बन गया तो बनने से x घटाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर डीओडी हमारा क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, यहाँ पर कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, वियोजन। जैसे मान लो एक रिएक्शन में हमने 5, ठीक है, मोल्स ले लिए, किसी के भी लिए एक 5 मोल्स लिए, अब ये डिसोसिएट होके मतलब रिएक्शन बना दी इसने, यहाँ पर मान लो 3 बना दी H2 या B लिख दो, यहाँ पर +2C लिख दो, टोटल 5 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिसोसिएट कितने हो रहे हैं, जैसे इनिशियल 5 था, ठीक है, अब यहाँ पर x बना तो x 5 में से 3, जैसे मान लो यहाँ पर 3 बना बेटा, ठीक है, 3 बना, अब 5 में से 3 बना तो 3 ही तो घटाएंगे तो बचेगा, तो वही यहाँ पर है DOD, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट किससे, x डिसोसिएट हुआ, इनिशियल मोल कितने थे, एक ही तो था, एक, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, मतलब जितने मोल्स रिएक्टेंट से डिसोसिएट होंगे मतलब माइनस होंगे, वही आपका ऊपर लिखा जाएगा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट में, और प्रारंभ में 1, 2, 5, 10, 15 जितने भी होंगे, चाहे वैल्यू दी हुई है तब, नहीं दी हुई है यहाँ पर मान लो 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाता प्रारंभ में, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर आपका 2A है और B से आते हैं, फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ठीक है, तब यहाँ पर देखो एन आई यहाँ पर 1 हो गया, स्टार्टिंग में तो बनी रहेगा 0, क्या बना 2x, और यहाँ पर केवल x, क्योंकि एक ही है, ये एक ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर DOD क्या रहेगी बेटा, कितने आपके डिसोसिएट हुए हैं, एक में से 2x डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x अपान 1 बराबर 2x। इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे किसी भी कंडीशन की। इसमें अलग अलग कंडीशन भी होंगी, अभी एक का आपका और बता रहा है कि प्रोडक्ट के ज्यादा हो जाते हैं तब ना, हमें भी पता है कि टाइम हो गया है। अब ये सोच रहे हैं कि कल आपका फिर ये टॉपिक ना चालू के नया टॉपिक करवाएंगे। अगर आपका 2A होता है और यहाँ पर 3B होता है तब क्या रहेगा बताओ। इनिशियल तो वही रहेगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 और 0 जो इनिशियल का रहेगा। बाद में क्या रहेगा बताओ, अभी बिल्कुल किया है, आपको वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अब आपका एन इक्विलिब्रियम में इसे क्या लिखा 1 माइनस 2x और इधर 3x। अब DOD क्या रहेगी 3x अपॉन 3x आएगा। डिसोसिएट क्या हुआ 2x या 3x, 1 में से क्या डिसोसिएट हुआ जल्दी बता जल्दी। 2x हुआ, हमने अभी देखो यहाँ पर 2x हटाया, यहाँ पर x हटाया लगाया, ठीक है। तो
इसलिए यहाँ पर आपका जो रहेगा 2x, और 1 तो है ही है क्योंकि 1 में से ही तो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने 3b भी लिख दिया था, कंडीशन देख लो सबकी अलग है, कंफ्यूजन में मत होना। सीधा सा सिंपल है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट किससे हो रहे हैं, आपके रिएक्टेंट से, और इनिशियल मोल कितने हैं, 2 लिखे गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2x। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो अगर ऐसे हो रहा है सर 2a, ठीक है, और अगर रिएक्शन यही लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हम 1 की जगह 2 लिख दें तब, 1 की जगह 2 लिख दें तब प्रारंभ में तो 0 रहेगा, 2x सॉरी 2 माइनस 2x और इधर 3x, तो DOD क्या रहेगी, 2x/2, 2 से 2 कट गया तो DOD इक्वल टू x, जो कि x इधर भी आई थी। सब में कंडीशन अप्लाई है, वैल्यू कितनी भी दी हुई है। देखो अगर नहीं दी हुई है तो हमने 1 माना, ठीक है, अगर मान लो 2 दी हुई है तो हमने 2 मान लिया कि डिसोसिएट जो होगा 2 से होगा। 5 अगर यहाँ पे दिया हुआ तो हम मानेंगे 5 से डिसोसिएट हुआ है। आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए हैं, उसमें से आपने जितने रुपए की चीज खाई है उसके बाद में जो बचे हैं आपके 50 में से कम हुए हैं, ऐसे समझो, यही तो है भाई। आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए के मोमोज खा लिए हैं, तो आपके पास 80 रुपए बचे हैं, वो किस में से बचे हैं, 80 में से बचे ना, 100 में से बचे हैं ना। डिसोसिएट किस में से हुए, 100 में से हुए। तो आप जब निकालोगे तो कितने निकालोगे, अपान किस में से करोगे भाई, आपने खर्च किए 20 और किस में से, 100 में से। यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितने खर्च किए और कितने में से किए। और इसका परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 रुपए खर्चोगे टोटल, क्यों, यही तो है। बताओ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक बेटा।